तो आज हम स्टार्ट किया स्टेट ऑफ मैटर इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। तो सबसे पहले अपने पास जो अपने पास आता है आउटलाइन के अकॉर्डिंग, तो ये अपने पास सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने देखा। तो स्टेट ऑफ मैटर्स ये अपन ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर जब हम ये टॉपिक पढ़े, नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, चेंज, लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट और यूटैक्टिक मिक्सचर, ठीक है। ये किसके अंदर आ गया अपने पास, चेंज ऑफ फेज, जो फेज चेंज हो रहा है उसके अंदर। गैस के अंदर अपने पास आया गैसियस, एरोसोल, हिलेलेंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद लिक्विड के अंदर अपने पास आएगा लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, लिक्विड क्रिस्टल्स, ग्लासी स्टेट। नेक्स्ट में सॉलिड के अंदर अपने में आएगा सॉलिड, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस और पॉलीमॉर्फस। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे जो चैप्टर है यूनिट का जो पहला पार्ट है उसके ऊपर कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला अपने पास जो था स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर अपने पास क्या था, मैटर इज a substance which occupied the space and possess the rest mass respective as the डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एनर्जी। तो जिसको अपन किसके अकॉर्डिंग पहचान पा रहे हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन पहचान पा रहे हैं अलग अलग। मैटर्स कैन बी क्लासिफाई वेरियस वेज लाइक द फिजिकल क्लासिफिकेशंस, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड जनरल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया उसको, तो यहाँ पे मैटर्स अपने पास है फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ अपन क्या बोल देते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड के अंदर अपन फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो अपने पास क्या होगा, टेबलेट और कैप्सूल। लिक्विड के अकॉर्डिंग अगर अपन फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो अपने पास होगा ओरल, सिरप। गैस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ अपन बात करेंगे एरोसोल, प्लाज्मा कंडीशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन केमिकल के अंदर अपन बात करेंगे तो यहाँ अपने पास ये तीन ही कंसेप्ट है। यहाँ अगर ऐसे करें तो बोसॉन पार्टिकल भी आ जाएगा। तो यहाँ अपन इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो सब्सटेंस को फिर अपन दो क्लास में क्लासिफाई कर दिया, प्योर सब्सटेंस लाइक द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट पे अपने पास क्या हो गया, जैसे कॉपर की रोड है तो कॉपर 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 एक जैसे एटम से बना हुआ है एलिमेंट्स, ठीक है। एक जैसे एटम्स के ग्रुप को अपन बोल रहे हैं एलिमेंट्स। और कंपाउंड अपने पास क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक एटम मिलके जो अपने पास मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक जैसे मॉलिक्यूल है तो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को अपन बोल रहे हैं कंपाउंड। तो एक जैसे एटम से का ग्रुप से या एक जैसे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है तो वो अपने आप में क्या कराएगा, प्योर सब्सटेंस कराएगा। नेक्स्ट अपने पास मिक्सचर अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसमें अपन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात करेंगे। तो होमोजीनियस में हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है, होमोजीनियस में सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस में अपने पास आ जाएगा सस्पेंशन और सोलाइड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, गैस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात कर रहे हैं तो गैस के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं, गैस, लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द थ्री प्राइमरी स्टेट ऑफ द मैटर ऑफ फेस। तो अपन कह रहे हैं तो गैस, लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द थ्री। तो अपन पास प्राइमरी अपन क्या कह रहे हैं, तीन की अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद में द मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस इन द सॉलिड स्टेट आर हेल्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी बाय द इंटरमॉलिक्यूलर्स। तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस की अपन बात कर रहे हैं। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वहाँ अपन क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के पास किस फेज में आ रहे हैं, अपने पास इंटरमॉलिक्यूलर फेज के फॉर्म में आ रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स क्या हो गया, इंटर एटॉमिक और आयनिक फोर्सेस। तो ये अपने आप में किस किस तरीके से हो गया, मॉलिक्यूल्स अपन बोल रहे थे तो इंटर मॉलिक्यूल्स, H2 के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो तो इंटर मॉलिक्यूल्स। एटॉमिक के बोल में तो इंटर एटॉमिक, तो दो एटम अपने आप में है। अगर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंटर एटॉमिक। और आयंस अपने आप में करें तो आयनिक फोर्स। तो इस तरीके से अपने आप में यहाँ पे अपन सॉलिड फेज में भी अपन इस तरीके से मॉलिक्यूल, एटम्स और आयन को क्लासिफाई कर सकते हैं।
द एटम्स इन द सॉलिड कैन ऑसिलेट, तो अपने पास क्या ऑसिलेट ओनली अबाउट द फिक्स पोजीशन। तो अगर अपन सॉलिड के केस में बात करें तो यहाँ पे अपने पास जो भी उसके अंदर एटम्स है वो सिर्फ अपनी एक ही पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने आप में क्या होगा, उसके अंदर वाइब्रेशन होगा। इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस राइजेस, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, द एटॉमिक the atoms acquire the sufficient energy to disrupt the ordered arrangement of the lattice and pass into the liquid form। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स सॉलिड फॉर्म में है जिसे उसका अरेंजमेंट है वो टूटेगा, और टूटने की वजह से वो किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। फाइनली when the sufficient energy is supplied, the atoms or molecule pass into the gaseous state। और अगर अपन ने और ज़्यादा एनर्जी दे दी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। Solid with the high vapor pressure such as the iodine, camphor can pass directly from the solid to the gaseous state without melting at the room temperature। अगर अपन यहाँ बात करें कुछ की कैम्पर और आयोडीन, जो इनके अंदर अपन क्या है हाई वेपर प्रेशर, तो अपने आप में हाई वेपर प्रेशर मतलब ये ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। हाई वेपर प्रेशर का मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, मतलब ये सॉलिड से गैस में जल्दी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको अपन सब्लिमेशन प्रोसेस कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए sublimation, and the reverse process, that is condensation to the solid state, may be related to as a deposition। तो इसका अपोजिट अगर अपन बोल रहे हैं तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास डिपोजिशन फेज होगी और एक सब्लिमेशन फेज होगी, ठीक है। तो जनरल फिनोमिना है जो भी अपन ने पढ़ा अभी अपने आप में। तो सर्टेन मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी एग्जिबिट ए फोर्थ फेज, तो अपने पास क्या कह रहे हैं, फोर्थ फेज द मोर प्रॉपर्टीज टर्म एज द मीजोफेज, जिसको अपन क्या कह रहे हैं ग्रीक में मीजोस, मीजोस का मतलब मिडिल, विच हैज बिटवीन द लिक्विड और क्रिस्टलाइन स्टेट। तो अपन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक फेज और अपन क्या कर रहे हैं लिक्विड और क्रिस्टलाइन फेज के अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं। दिस सो कॉल्ड द लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट इज डिस्कस्ड लेटर। तो यहाँ पे अपने पास क्या कह दिया, अपने पास कि एक फेज और अपने आप में दिख रही है जिसके अंदर लिक्विड और क्रिस्टल स्टेज अपने पास हो गया, ठीक है। तो जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेसोफेज के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अपने आप में अभी अपने काम में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे आगे बताएंगे। तो दिस so called the liquid crystalline state is discussed later। सुपरक्रिटिकल फ्लूइड्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज द मेसोफेज। तो अपन यहाँ पे सुपरक्रिटिकल फ्लूइड की अपन बात कर रहे हैं। तो जब भी अपन ने यहाँ पे फेज डायग्राम पढ़ा था तो अपने आप में अपन ने क्या पढ़ा था, लिक्विड जो वेपर के पास में उधर की फेज अपने पास आ रही थी गैस, और ऊपर से वो मिला हुआ था लिक्विड से। तो लिक्विड जो अपने पास आ रहा था, एक अपन ने इस तरीके से डायग्राम बनाया था जिसके अंदर लिखा हुआ था सुपरक्रिटिकल फ्लूइड। तो यहाँ पे अपने आप में कौन सी फेज आ रही थी, मेसोफेज। मेसोफेज मतलब जिस कंडीशन के अंदर दोनों फेज है। तो दोनों फेज कैसे हो रहा है कि लिक्विड भी है और उसके अंदर गैस भी अपने पास आ रही है। तो इस तरह का क्राइटेरिया के ऊपर ने बोला था वहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर था। इन दिस केस ए स्टेट ऑफ द मैटर that exist under the higher pressure and temperature and has properties that are the intermolecule between those of liquid and gases, and supercritical fluid will also be discussed later। तो अगर अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया इसको, because of their increasing the utilization in pharmaceutical as an process। तो यहाँ अपन किस में करते हैं, जो भी अपने पास volatile liquid है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनाते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का मतलब क्या हो गया कि अगर अपने पास यहाँ पे अपन सॉल्वेंट में CO2 यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपन उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने की वजह से क्या होगा कि वो इजीली, जिसका क्रिटिकल पॉइंट अपने आप में बहुत कम है, तो थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर ही वो गैस हमेशा में रहेगी हमेशा। तो अगर अपन ने उसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो वो अपने आप में क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया। अब उस अनसेचुरेटेड CO2 को जब अपन किसी लिक्विड के ऊपर से पास आउट करेंगे जिसके अंदर अपने पास वोलेटाइल ऑयल है या वोलेटाइल लिक्विड है इसके अंदर है, तो वोलेटाइल ऑयल क्या होगा, उसमें से वेपर के फेज में आके उस CO2 के अंदर आ जाएगा।
और सैचुरेटेड रिजल्ट है। जैसे ही अपन उस सैचुरेटेड CO2 को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करके उसका टेम्परेचर अपन डाउन करेंगे, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर अपन डाउन करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के अंदर जो एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है। और अपने पास CO2 है तो CO2 आसानी से अपने आप में, अगर न्यू भी अपन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लेके आएंगे थोड़े में, तो आसानी से गैस फेज में ही रहती है, तो वेपर फेज उसमें से अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैस थी, गैस के साथ में जो अपने पास में जो कम टेम्परेचर पे अपने पास जो वोलेटाइल ऑयल है वो उसके अंदर आ गया है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन करेंगे तो जो ऑयल वेपर फेज में था वो लिक्विड में आ जाएगा, और गैस क्या है, CO2 है, उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने फार्मेसी में सबसे अच्छी खोज करके CO2 दे दी। ठीक है। जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में अपन आसानी से जिससे अलग कर सकते हैं, सेपरेशन काफ़ी आसान है। वापस अपन छोटे पे जाते हैं, ये छोटा कर, तो यहाँ पे अपने पास क्या दिख रहा है, सॉलिड लिक्विड और फ्लैश प्लाज्मा। तो ये एक छोटे मोटे से डायग्राम बने हुए हैं। तो गैस नो बॉन्ड, इधर से इधर मूवमेंट हो रहा है, आयनिक अपने पास हो रहा है। इसके बाद में बस अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न से साइंटिस्ट, देयर आर द 12 स्टेट ऑफ मैटर्स। अब यहाँ पे साइंटिस्टों का दिमाग खराब हो गया, अपन बेसिक कर रहे थे सॉलिड लिक्विड और गैस, उन्होंने अब इसको भी स्टेट के अकॉर्डिंग कितनी बना दी, 12 स्टेट बना दी। 12 में अपने पास सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा सुपर फ्लूइड सुपर सॉलिड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फर्मियोनिक्स कंडेंसेट स्ट्रिंग्स नेट लिक्विड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कोलाइड्स डिजेनरेट मैटर्स। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डे, तो मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं, तो अपन तो अभी तो क्या पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड और गैस, मगर यहाँ कितनी स्टेट बना दी मॉडर्न साइंटिस्टों ने, अब 12 स्टेट बना दी। ठीक है। डिजेनरेटेड मैटर्स, कोलाइड्स, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, स्ट्रिंग नेट लिक्विड्स, फर्मायोनिक कंडीशन, फर्मायोनिक कंडीशन होगी अपने पास, उसके बाद कॉन्स्टेंट कंडेंसेट हो गया, उसके बाद सुपर सॉलिड सुपर फ्लूइड प्लाज्मा गैस लिक्विड और सॉलिड। तो 12 स्टेट अपने पास यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद में अपने पास चेंज इन द स्टेट। तो ये डायग्राम मेरे ख्याल में सब जानते हैं क्या हो रहा है अपने पास। यहाँ तक का डायग्राम मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था, इसी को थोड़ा सा ऐड करके प्लाज्मा वाली कंडीशन यहाँ ऐड कर दी। क्या हुआ अपने पास, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहे तो मेल्टिंग, जम रहा है तो फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में जाते वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। यहाँ तक क्लियर था। इसी के ऊपर अपन गैस को और एनर्जी दे दिया, तो गैस के आयन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। तो डीकॉम्बिनेशन तो जब ये अपने आप में वापस जुड़ के आ रहा है, और आयनाइजेशन मतलब प्लाज्मा कंडीशन को। तो यहाँ पे अपने पास जो भी गैस है वेपर, तो वेपर के अंदर अपन ने जो भी गैस है, गैस के अंदर अपन ने क्या कर दिया, इतनी एनर्जी दे दी कि उसके ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे तो उसी को अपन ने क्या बोल दिया, प्लाज्मा कंडीशन बोल दी। जैसे कि मेरे इस रूम में भी प्लाज्मा है। कहाँ है प्लाज्मा, मेरे ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट के अंदर अपने आप में क्या है, कोई गैस भरी हुई है। अब यहाँ पे कैथोड और एनोड अपने पास हैं, जिसमें से अपने पास क्या है, एनर्जी के पार्टिकल निकल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर गैस भरी हुई है उसको आयनाइज कर रहे हैं, तो आयनाइज करके वो क्या बना दिया उन्होंने, प्लाज्मा कंडीशन बना दी। तो न्यूज जो अपने पास बोर्ड अपन रास्ते में देखते हैं लिखे हुए, वो उन सब के अंदर भी क्या है, प्लाज्मा कंडीशन है गैस की। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ बना दिया, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो चेंजेस बढ़ता जा रहा है, लिक्विड से गैस, गैस में और ज़्यादा देर, सॉलिड से अगर अपन जाए प्लाज्मा, तो चेंजेस और ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट अपने पास आ गया फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग अपने पास क्या है, फ्रीजिंग इज ए फेज ट्रांजिशन in which a liquid turn into the solid when its temperature is lower between its freezing point। तो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे, तो बर्फ के लिए अगर जीरो है तो जीरो से नीचे पर लेके आएंगे तो हमेशा वो जमेगा, ऐसे ही सॉलिड बनाएगा। मेल्टिंग अपने पास क्या हो गया,
melting or fusion is a physical process that result in the phase transfer of a substance from a solid to a liquid. They occur when the internal energy of the solid increase and typically by the applications of heat and pressure which increase the substance temperature to the melting point. तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट अपन क्या करें, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पहले भी अपन ने समझा है कि जब भी फेज ट्रांसफर हो रही है तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर आ रहा है। अगर सॉलिड से लिक्विड पे अपने पास में कांस्टेंट टेम्परेचर आ रहा है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में बन रहा है, या फिर लिक्विड जब उसी टेम्परेचर पे अपने आप में सॉलिड में आ रहा है तो उसको अपन क्या क्या बोलते हैं, उसको हम अपने फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर अलग अलग नहीं है, टेम्परेचर वही है। अगर अपन बर्फ की बात करें, पानी की बात करें, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस में चेंज हो रहा है। तो उसमें जो टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो एक बाउंड्री लाइन है। ठीक है, तो वही अपने आप में अगर जम रहा होगा पानी तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री से। मेल्टिंग के अकॉर्डिंग पानी के लिए बोलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। डिपोजिशन अगर अपन कह रहे हैं तो डिपोजिशन is a thermodynamic process, a phase transition in which the gas transformed into the solid without passing through the liquid phase. The reverse of the deposition is sublimation, and hence the sometimes the deposition is called the desublimation. ठीक है, and one example of the deposition is the process by which in such freezing air, और अपने पास क्या हो गया, वाटर वेपर चेंज डायरेक्टली टू द आइस विदाउट द फर्स्ट बिकम ए लिक्विड। तो किस केस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या हो गया, दिस इज हाउ शो द फॉर्म इन क्लाउड्स एज वेल एज हाउ फ्रॉस्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑन द ग्राउंड और अदर सरफेस। तो यहाँ अपन डिपोजिशन और सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो डिपोजिशन को अपन क्या कह रहे हैं, कभी कभी डिसब्लिमेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रोसेस हो गया। डिपोजिशन अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी वेपर है, गैस है, उसको अपन ठंडा कर रहे हैं तो डायरेक्टली अपने पास क्या हो रहा है, वेपर बन रही है। कभी कभी तुमने गाड़ी के कांच के ऊपर अपने आप में क्या होता है, एकदम से पानी की बूंदें आ जाती है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब ओस पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि एकदम से जो वेपर थी वो अपने आप में किस में आ गई, लिक्विड फेज में उसके अंदर आ गई। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, ये हो गया। मगर अब वो जम जाए तो ऐसा कंसेप्ट अपने पास कहाँ आता है, ऐसा कंसेप्ट अपने पास आता है CO2 के केस में। CO2 जो अपने पास गैस भरी हुई है, अगर अपने सडनली उसको क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, टेम्परेचर जनरेट कर दिया, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, तो CO2 जम जाती है। और जैसे ही अपन प्रेशर को एकदम रिड्यूस करते हैं तो वो अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर का चेंज अपने आप में किस कंडीशन में कह रहे हैं, जब तो अपन क्या कह रहे हैं कि वो अपने आप में वेपर फेज में आ रहा है। अब अपन इसी को और अलग कंडीशन में जाते हैं। अभी तो ये अपनी गाड़ी कहाँ चल रही है, राजस्थान में चल रही है। अभी अपनी गाड़ी गई अपने पास मनाली के ऊपर, रोहतांग पास के ऊपर, जहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर खूब कम हो गया। वहाँ पे जब अपने पास गिरेगी तो अपनी गाड़ी के ऊपर फिर एकदम से वेपर नहीं बनेगी। वहाँ क्या हो जाएगा, जो भी वाटर वेपर है वो एकदम से आइस, सॉलिड आइस के फॉर्म में अपने कांच के आगे जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो रहा है, सडन टेम्परेचर डाउन, जो एकदम से जो वेपर है उसके अंदर वाटर के, वो उसके अंदर पार्टिकल जो अपने पास भुरभुरी बर्फ है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ पे अपन कुछ कंडीशन में बोल सकते हैं। मगर ये अपने आप में तो सब्सटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें अपन आयोडीन और कपूर की बात कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन यहीं पे इसका उल्टा हो गया। वेपोराइजेशन अपन कह रहे हैं तो यहाँ पे फेज ट्रांसफर फ्रॉम द लिक्विड फेज टू वेपर। कंडेंसेशन कर रहे हैं तो इसका उल्टा हो गया, रिवर्स ऑफ द वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वेपोराइजेशन का उल्टा कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट अपन क्या कह रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीव बाय a substance during a change in its physical state that occur without changing its temperature.
तो लेटेंट हीट अपन कब कह रहे हैं, जो अपन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। उस केस में क्या हो रहा है कि जब स्टेट चेंज हो रही है तो स्टेट चेंज करने के लिए या तो एनर्जी ली जा रही है या एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, तो उस केस में जो एनर्जी ली और दी जा रही है, जो फेस ट्रांसफर में काम आ रही है, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। तो अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी को अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है। तो मेल्टिंग हो रही है तो यहाँ पे अपने आप में क्या होगा, आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर वाटर बनाएगा। और अगर अपन इसका उल्टा कहें कि लिक्विड अपने पास में, पानी अपने पास में आइस में चेंज हो रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल केस कौन सा हो गया, सॉलिड। तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो रिलीज होने वाली और एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जियां हैं, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जितनी एनर्जी वो आइस टू वाटर में कन्वर्ट होने के लिए वो क्या कर रहा है, ले रहा है, उतनी एनर्जी वो वाटर टू आइस में कन्वर्ट होने पे रिलीज करेगा। ठीक है, तो इक्वल एनर्जी का केस यहाँ पे चलेगा। तो latent heat associated with the melting a solid or freezing a liquid is called the heat of fusion, and the associated with the vaporization a liquid or a solid or condenses a vapor is called as the heat of vaporization. तो यहाँ पे लिक्विड से गैस में अपन कह रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन ने बस उसके आगे लगा देना है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फेज ट्रांसफर में जिस तरह का अपने पास में फेज हो रहा है, बस यहाँ पे हीट ऑफ लगा देना। वेपोराइजेशन हो रहा है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन जबकि लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। तो नॉर्मली एक्सप्रेस इज द अमाउंट ऑफ हीट, तो जो भी अपने पास अमाउंट है उसको अपन जूल और कैलोरी में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास वेपोराइजेशन इन्वॉल्व इज द फेज चेंज। तो फेज चेंज अपने पास क्या हो रहा है, ए सब्सटेंस कंडेंसिंग और वेपोराइजिंग एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये चीज़ तो अपन को याद ही है कि जब भी फेज ट्रांसफर हो रहा है तो स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा और स्पेसिफिक प्रेशर की कंडीशन होगी। तो यहाँ पे अपने एक छोटा सा क्वेश्चन कवर किया, व्हाट इज लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये अपने आप में 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अपने पास वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अपने पास है, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ए वेपर above its liquid or solid, that is the pressure of the vapor resulting from the evaporation of a liquid or solid above a sample of the liquid or solid in a closed container। तो जब भी अपन वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो एक कंडीशन हम लगाएंगे जिसको अपन कहेंगे क्लोज्ड कंटेनर। अगर ओपन कंटेनर में की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो जो प्रेशर होगा वो किसके प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रेशर। जो भी वो इन्वॉल्वमेंट है उसका प्रेशर ही आएगा। जब भी अपन अगर किसी कंटेनर में पानी को गर्म कर रहे हैं या बीकर में गर्म कर रहे हैं, वो ओपन है, तो उस कंडीशन में जो भी उसकी वेपर निकल रही है वो उसके सराउंडिंग की वेपर के मुकाबले में काफ़ी कम, और उसके अंदर इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा, जबकि वो सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग अपन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ अपन बात कर रहे हैं उस वेपर के वजह से प्रेशर कितना लग रहा है, तो उसको पता करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उस कंटेनर को पैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक सील्ड अपन बोतल ले सकते हैं जिसके ऊपर क्या लगा हो, या तो प्रेशर गेज लगा हो, ताकि जो प्रेशर गेज है उससे अपन नाप सकते हो कि कितना उसके अंदर वेपर ने प्रेशर लगाया। अब यहाँ पे वेपोराइजेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आया है इवोपोरेशन। ठीक है, तो इवोपोरेशन कंडीशन क्या है, हर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो वेपर बन रही है उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अपने पास कंसेप्ट होता है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन का मतलब जब अपन जैसे कपड़े सुखा रहे हैं छत पे, तो छत पे अपन क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे जो छत पे अपन कपड़े सुखा रहे हैं वो गीले हैं, उनके अंदर क्या है, पानी है। अब वो सूख कैसे रहे, अब ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर जो वेपर निकलेगी, तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में फेज ट्रांसफर होगा, तब वो उसमें से पानी वेपर में बन के निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे वेपर किसके अकॉर्डिंग निकली है, हर टेम्परेचर पे। अगर अपन कहें तो 40 डिग्री सेल्सियस पे भी अपन छत पे कपड़े सुखा रहे हैं,
और ठंड है तो अपन 30 डिग्री सेल्सियस में सुखा रहे हैं और वो सूख रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आ रहा है कि फेस ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। तो वो कंडीशन क्या है अपने पास, इवोपोरेशन, जब हर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेपर अपने आप में बन रही है। ठीक है, और उसकी वजह से अपने आप में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट आ गया सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का। जो कपड़े हैं उनके अंदर पानी है, सेचुरेटेड कंडीशन में है, उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो अपने आप में क्या है, अनसेचुरेटेड है पानी के लिए। तो वहाँ पे जैसे ही पानी की लेयर जो उसके कपड़ों के पास से जा रही है, तो वो क्या लेके जा रही है अपने साथ में, वो भी वाटर मॉलिक्यूल है, उसको अपनी एनर्जी के साथ में उसके अंदर लेके जा रही है, और अपने उसको वो कपड़े क्या हो रहे हैं, हर कंडीशन में वेपर फेज के फॉर्म में ट्रांसफर होकर वहाँ पे सूख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं बात कर रहा था वेपर प्रेशर की, तो इवोपोरेशन समझ गए अपन, हर टेम्परेचर पे हो सकता है। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि क्लोज कंटेनर के अंदर वेपर बन रही है जिसको अपन मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे अब वेपर बनेगी, मान लो तुमने किसी बोतल को छत पे रख दिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब उसके ऊपर तुमने प्रेशर गेज लगा दिया। प्रेशर गेज से मतलब तुम किसी कोई डिवाइस लगा दी जिससे तुम प्रेशर नाप रहे हो। तो होगा क्या, धीरे धीरे उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा और एक कंडीशन पे आके वहाँ पे प्रेशर रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंटेनर है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट सेचुरेटेड हो चुका है। सेचुरेटेड होने का मतलब उसके अंदर वेपर और लिक्विड फेज के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। उस कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर अपन नोट करेंगे उसी को अपन कहेंगे वेपर प्रेशर। किस कंडीशन में, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर उस समय है, उस कंडीशन पे उस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, तो यहीं पे अपन इसको समझेंगे। तो यहाँ अपने पास वेपर प्रेशर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ही डाइथिल ईथर का प्रेशर कितना होगा। अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, सेचुरेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज हो जाएगी। ब्रोमीन के लिए कह रहे तो 0.3, एथाइल एल्कोहल के लिए कह रहे तो 0.08 एटमॉस्फेयर, वाटर के लिए कह रहे तो 0.03 एटमॉस्फेयर। The vapor pressure of the liquid varies with its temperature as the following graph show for water. The line on the graph shown the boiling temperature for water. तो यहाँ पे अपने आप में एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं कि एक वेपर प्रेशर अपने आप में दिया हुआ है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन वेपर प्रेशर को नोट करके अलग अलग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं अपन, मान लो अपने पास कोई डिवाइस है जिसके अंदर अपन टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। उस डिवाइस के अंदर अपन ने क्या कर दिया, कोई वाटर का अपन ने कोई बीकर है जो प्लेस कंडीशन में उसके अंदर रख दिया। उस कंडीशन में यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या देखा ग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें तुम अलग अलग टेम्परेचर को उसके अंदर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हो, तो उसके अंदर अगर तुम इस तरह की कोई बोतल रख दो और उसके अंदर तुमने प्रेशर गेज लगाया हुआ है, तो तुम क्या करोगे कि जैसे मान लो तुमने पहले 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया, या जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस रख दिया, उस कंडीशन पे वेपर है कि नहीं है, वेपर नहीं है तो 0 हो गया। तो कुछ कंडीशन पे फिर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो 10 तक बढ़ाया, फिर वेपर देखा तो वेपर प्रेशर जो सुई है प्रेशर गेज की उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। अब जैसे तुम 50 के ऊपर गए, तो 50 के ऊपर जाते ही क्या, थोड़ी सी वेपर उसके अंदर प्रेशर गेज के अंदर कुछ प्रेशर जो अपने पास एटीएम के अंदर नोट किया है यहाँ पे, तो प्रेशर दिखेगा। फिर दूसरी कंडीशन पे तुमने और धीरे धीरे फिर टेम्परेचर नोट किया। तो इस तरीके से हर टेम्परेचर पे तुम अलग अलग वेपर निकाल के अलग अलग पॉइंट फाइंड आउट करके ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से अलग अलग कंडीशन पे अपन को वेपर प्रेशर मिल रहा है। यहाँ जो वेपर प्रेशर है वो किस कंडीशन में है, जब वो कांस्टेंट हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर अपन ने मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, तो उस कंडीशन पे भी अपने पास क्या होगा कि यहाँ अपन ने 70 पे अपन रुक गए, तो प्रेशर जब तक सेचुरेटेड नहीं हो जाता जब तक अपन उसकी रीडिंग नोट नहीं करेंगे। जब 70 अपन ने कांस्टेंट कर दिया और अपन को पता है कि यहाँ पे अब प्रेशर जो अपने पास कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, उसको ही अपन वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुमने गर्म कर रहे हो, तो अब 100 तुमने टेम्परेचर कर दिया, मगर
यहाँ पे जब तक 100 है, जब तक क्या होगा, सेचुरेशन नहीं आएगा तो जितना भी लिक्विड है वो क्या करेगा, अपनी वेपर बनाता रहेगा। जैसे ही सेचुरेशन आ जाएगा तो प्रेशर गेज में जो प्रेशर बढ़ रहा था वो प्रेशर एकदम से 1 एटीएम पे अपने आप में कांस्टेंट हो जाएगा। 1 एटीएम पे कांस्टेंट हो गया मतलब अब प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वही उसका क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, उसको अपन मेजर करेंगे। फिर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा के छोड़ दिया, उसके अंदर जैसे जैसे वापस नया इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है लिक्विड और वेपर फेज के अंदर। एक कंडीशन आएगी जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा और फिर अपने पास क्या होगा, प्रेशर, वहाँ पे जो प्रेशर गेज पे बढ़ना बंद हो जाएगा, उस प्रेशर को अपन नोट करेंगे। तो ये अपने पास वो अपने पास वेपर प्रेशर होता है। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है, एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इंक्रीज इट्स वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज एंड कन्वर्सली वेपर प्रेशर डिक्रीज एज द टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये अपने पास कल अपन ने एक लॉ पढ़ा था P प्रोपोर्शनल टू T, तो जिसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट करना यहाँ पे, तो जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, केस लॉ को तुम्हें समझाना है और अलग अलग जो उसके जो लॉ हैं वो लॉ तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपने पास P प्रोपोर्शनल टू T वाला लॉ हो गया। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं फैक्टर डेट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आ रहा है सरफेस एरिया। द वेपर प्रेशर इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर where the rate of evaporation is equal to the rate of condensation। तो यहाँ अपन ने क्या कहा, सरफेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर को अपन क्या कह रहे थे, जबकि इवोपोरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। जब वो मेंटेन हो जाएगा तो वेपर उसके अंदर कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट होगी तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। यही चीज़ अभी अपन ने ऊपर ग्राफ में पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, वेपर बनती जा रही है। जब वेपर कांस्टेंट हो गई मतलब जितनी वेपर बन रही है उतनी वेपर अपने पास कंडेंसेट हो रही है, मतलब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन गया। सिंस द स्केलिंग फैक्टर इज द सेम, द वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, तो सिंस द स्कैटरिंग फैक्टर इज द सेम, तो अब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि स्केलिंग फैक्टर जो अपन बता रहे हैं वो अपने आप में सेम है। किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। और यहाँ पे अपन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब सरफेस कितनी ही बड़ी हो सकती है, मगर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर अपने आप में कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब एक तुमने 500 ml की क्लोज कंटेनर ले लिया, एक तुमने 1000 ml का एक क्लोज कंटेनर ले लिया, दोनों के ऊपर प्रेशर गेज लगाया, टेम्परेचर सेम मेंटेन किया, तो तुम्हें जो प्रेशर मिलेगा वेपर की वजह से वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि अगर तुम मान लो छोटी बोतल ले रहे हो तो वहाँ तुम्हारे पास इंटरनल सरफेस एरिया क्या है, छोटा है। बड़ा अगर तुम कोई बोतल ले रहे हो क्लोज वाली, क्लोज अपने पास बोतल, उसके ऊपर प्रेशर गेज लगा के प्रेशर नाप रहे, तो वहाँ अंदर सरफेस एरिया बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था कि जो बड़ा है उसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए था, छोटा है तो उसके अंदर अपने आप में कम होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था, या फिर छोटा है तो वो छोटा हो गया तो ज़्यादा वेपर उसके अंदर इकट्ठी होगी तो ज़्यादा प्रेशर हो जाना चाहिए था। और वो बड़ा है तो एरिया बड़ा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए था कि वेपर आराम से दीवार से टकराए तो प्रेशर कम होना चाहिए था। मगर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि क्लोज इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर अगर प्रेशर गेज अपन लगाएंगे, चाहे 500 ml का हो या क्लोज इन्वायरमेंट 1000 ml का है, अगर टेम्परेचर कंडीशन सेम है तो उसके लिए जो वेपर प्रेशर जो प्रेशर गेज में आएगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए अपन यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्र। किससे स्वतंत्र है, सरफेस एरिया पे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग अपन बात करें, द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल दैट मेक अप ए सॉलिड और लिक्विड डिटरमाइन इट्स वेपर प्रेशर। If the intermolecular force between the molecules are relatively strong, the vapor pressure will be relatively low. Relatively weak, the vapor pressure will be relatively high. तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी जिसका भी अपन प्रेशर वेपर प्रेशर निकालना चाह रहे हैं उसकी अपन इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग अगर मान लो
इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो अगर अपन उसको एनर्जी देंगे तो उसको उन इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है। ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है तो कम टेम्परेचर में कम वेपर बन रही है। ठीक है, तो उसके लिए रिलेटिवली वेपर प्रेशर अपने पास क्या होगा, कम आएगा। अगर अपने पास कोई ज़्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस है और एक कम है, तो जो ज़्यादा वोलेटाइल है अगर दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा जाए तो जो ज़्यादा वोलेटाइल है वो ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। रिलेटिवली वीक, जिनके अंदर वेपर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, जो दोनों के अंदर दोस्ती कम है, तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो आसानी से वेपर बन जाएगी। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, एट ए हायर टेम्परेचर more molecules have the enough energy to escape from the liquid or solid. At a lower temperature, fewer molecules have the sufficient energy to escape from the liquid or solid. तो यहाँ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, लिक्विड फेज को छोड़ के वो वेपर फेज में आए, तो कब आएगा, जबकि उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उतनी ज़्यादा वहाँ से फेस को छोड़ने का अपने आप में कंसेप्ट ज़्यादा चलेगा। तो जल्दी जल्दी वो अपने आप के फेस को छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो वेपर भी ज़्यादा होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करें, those liquid in which the intermolecular force are weak show higher vapor pressure। तो ये अपने पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन इसको समझ चुके हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अपने पास और आ गया। तो यहाँ पे अपने पास एक छोटा क्वेश्चन और पड़ता है, क्या बनता है, एक्सप्लेन वेपर प्रेशर एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप में बनता है कि वेपर प्रेशर क्या है और वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या है। तो सरफेस एरिया, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें भी आ गया, फिर भी एक फैक्टर और बना दिया, तो 4 फैक्टर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर को पढ़ा, ट्रांसफर कैसे हो रहा है, फेज ट्रांसफर, उसको समझा, और लेटेंट हीट क्या है उसको हमने समझा। क्लियर।